नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जब दिल में चाह हो तो बुलंदियों को छुआ जा सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए ये बुलंदियां छूना कई बार मुश्किल हो जाता है। ये सफ़र दुगना लंबा हो जाता है, ख़ास तौर पे तब जबकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पुरुषों का वर्चस्व हो, जहां पुरुषों का बोलबाला हो। पुलिस का महकमा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा, महिलाएं क्या नहीं कर सकती। एक इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति किस तरह उसे उसके मकाम तक पहुंचा सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण है मीरा चड्ढा बोरवनकर। कॉलेज के दिनों के दौरान सिविल सर्विसेज एक लक्ष्य जरूर था, लेकिन जब अध्यापिका ने पुलिस अफसर बनने की सलाह दी तो मीरा ने उसे करके दिखा दिया। इन दिनों महाराष्ट्र पुलिस में महानिदेशक लीगल और टेक्निकल के पद पर आसीन मीरा चड्ढा बोरवनकर ने प्रदेश के पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्व को बड़ी सफलता से निभाया है। पुणे की पुलिस कमिश्नरी के दौरान पुणे पुलिस विद्यार्थी अभियान, चौकी संभालीकरण, स्टडी सर्कल जैसे कई महत्वपूर्ण पहल उनके नाम रही। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध मीरा ने इमोरल ट्रैफिकिंग पर जबरदस्त नकेल लगाई। पंजाब के फजलका के लिए सबसे गौरव का दिन वो बना जब उसकी बेटी मुंबई के क्राइम ब्रांच की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। ऐसा मुंबई पुलिस के 150 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ था। मुंबई जैसे शहर में संगठित अपराध से सफलतापूर्वक लोहा लेने वाली और संपूर्ण पुलिस महकमे में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली मीरा चड्ढा बोरवनकर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं जानी मानी आईपीएस अधिकारी और डीजी लीगल और टेक्निकल महाराष्ट्र मीरा चड्ढा बोरवनकर से। बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी आपका। ये बताइए कि पुलिस ऑफिसर की पोशाक में जब महिलाएं निकलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। क्या आपने शुरू से सोचा था कि आप पुलिस अधिकारी बनेंगी? मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा था नीलम जी। हाँ। और उसमें पुलिस मुझे बहुत यूनिफॉर्म ने बहुत आकर्षण किया और मेरे जो पिताजी थे वो पंजाब पुलिस के एक अधिकारी थे, इसलिए मैंने इंडियन पुलिस सर्विस सिलेक्ट किया। लेकिन जब आपने ये सोचा कि मैं पुलिस में जाऊंगी, उस वक्त तो इतनी महिलाएं पुलिस में आती भी नहीं थी। क्या सोच के आपको लगा कि मैं इसमें जाऊंगी और कामयाब हो जाऊंगी? एक्चुअली मेरा पुलिस का सिलेक्शन जो मेरी कॉलेज की लेक्चरर्स थी, मैं जलंधर में पढ़ती थी लाइलपुर खालसा कॉलेज में, तो मेरे लेक्चरर्स ने मुझे एक दिन बुलाया और बोला कि इंडियन पुलिस सर्विस में अब महिलाएं एक्सेप्ट हो गई हैं। उन्होंने किरण बेदी मैडम का नाम दिया कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है और हमको ऐसा लगता है, मीन्स मेरे जो कॉलेज के लेक्चरर्स थे उनको ऐसा लगा कि मेरी पर्सनैलिटी आईपीएस के लिए सूटेबल है, तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात डाली। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है कि आप पंजाब की छोटी सी जगह से आती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लड़कियां जो कि छोटे कस्बों से, टाउन से आती हैं, शायद उनके एम्बिशंस इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो उसे पाएं। क्या वजह है कि उस दौर में आपने अपने एम्बिशन को पे पहुंचने के लिए, हम कह सकते हैं कि एक लंबी छलांग लगाई? तो इसके लिए मैं अपने फादर को क्रेडिट देना मांगूंगी। नीलम जी, आपको पता है मेरी जो सिस्टर हैं अनीता, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की चेयरपर्सन हैं जी। तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि घर में जो मेरे 2 भाई भी हैं, जो भाई कर सकते हैं वो बहनें भी कर सकती हैं। उनका शुरू से ही विचार था कि थिंक हाई। अच्छा। तो लड़कियों को सिविल सर्विसेज में जाने की उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। मेरे बारे में और अनीता के बारे में हमेशा उन्होंने यही सोचा कि मेरी बेटियां बहुत बड़ी अफसर बनेंगी। उनकी उड़ान ऊंची थी, इसलिए हमारी उड़ान ऊंची रही। पर कहते हैं कि माँ का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। हाँ, यू आर वेरी राइट। मेरी मदर शादी से पहले टीचर थी, उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ा। हम 4 भाई बहनों को बहुत पढ़ाया और एकदम अनुशासन में, जो बोलते हैं डिसिप्लिन में रखा। उसकी वजह से हम चारों स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे और ये मन में कभी विचार नहीं आया कि हम छोटी जगह से हैं। हम फाजिलका में बहुत पढ़े, फाजिलका, फरीदकोट, फिरोजपुर, और हर जगह इंग्लिश स्कूल्स नहीं थे, हिंदी मीडियम स्कूल में भी पढ़े। अच्छा। तो मदर का डिसिप्लिन और फादर की एम्बिशन, उसकी वजह से हम अच्छी जगह तक पहुंच गए सर। जी। तो जब आपने ये सोचा कि मुझे पुलिस में जाना है और फिर उस तरफ जो सफ़र शुरू हुआ, तो कब, जब कहते हैं ना, जब सफलता आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है, कई बार आंखों पे विश्वास नहीं होता कि वाकई क्या हम ऐसा ही देख रहे हैं, तो क्या वो एक सपना था आपके लिए जो सच हो गया था? सिविल सर्विसेज में आना एक सपना था,
पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मेरी बहन पहले ही क्लियर कर चुकी थी सिविल सर्विसेज, और घर का ऐसा एटमॉस्फेयर था कि फैशन मत सोचो, पिक्चर्स मत सोचो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। इसलिए इट हैज़ बीन ए स्लो प्रोसेस, एंड ऐसा घर में एटमॉस्फेयर था कि अगर हार्ड वर्क किया, मेहनत की, तो लाइक सक्सेस इज गारंटीड। इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ। पर क्या उस वक्त कोई अट्रैक्शंस नहीं थे? लड़कियों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं भविष्य की ज़िंदगी को लेके, लेकिन आप एक टफ ज़िंदगी के लिए तैयार हो रही थी, तो कुछ और जैसे कहते हैं ना कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं लाइफ में, वो नहीं थे आपकी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शंस उस टाइम पे इतना नहीं शायद आए आज वाले थे, नहीं थे, है ना? बट फैमिली में ये एटमॉस्फेयर था कि उसको बैलेंस में रखो, एंड अ गुड करियर इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसा मैसेज घर में दोनों मेरे पेरेंट्स देते थे। उसकी वजह से हमने लाइफ इंजॉय भी बहुत की, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत की। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बचपन से घुड़सवारी का बहुत शौक था। मैंने बहुत हॉर्स राइडिंग की। अच्छा। तो घर में कभी नहीं कहा गया कि तुम सुबह उठ के चल पड़ती हो अपने ब्रीचेस पहन के हॉर्स राइडिंग करने, कभी रोका नहीं गया। मुझे शूटिंग का बहुत शौक था। तो मेरे फादर ने ला दिया .22 राइफल, करो जितनी शूटिंग करनी है। पर एग्जाम्स के टाइम पे, स्टडीज के टाइम पे और कुछ नहीं सोचने का, फोकस करने का। तो घर का एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स की एनकरेजमेंट की, फोकस, बैलेंस और गुड करियर, इसकी वजह से मैं और मेरी सिस्टर तो अच्छा कर। मीरा जी ये बताइए कि मोहल्ले के लड़के क्या सोचते थे कि एक लड़की घुड़सवारी करती है, पिस्टल भी चला लेती है, शूटिंग भी करती है, क्या क्या उनके मन में क्या छवि थी आपकी? पड़ोसी क्या सोचते थे? क्योंकि मैं पुलिस एटमॉस्फेयर में थी, पुलिस कॉलोनीज में रहती थी, इसलिए मुझे नहीं लगता, दूर से शायद आश्चर्य उनको होता हो, थोड़ा डरते भी हो। पर मेरे फादर के पुलिस यूनिफॉर्म को देख के कुछ ज़्यादा कमेंट्स नहीं मिले। अच्छा, पर अगर कोई कमेंट्स मिलते थे तो उनका जोरदार मुकाबला आप करती थी या एक चुपचाप एक छुई मुई लड़की बन जाती थी? नहीं, आपको लगता है मैं छुई मुई टाइप? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, मैं और मेरी सिस्टर बहुत क्या करती थी आप? नहीं, उस टाइम जो मौका मिला वो कर देते थे। अच्छा? सोचते नहीं थे, बाद में सोचते थे। बट उसके पीछे मेरे फादर का पुलिस ऑफिसर होने का बहुत रोक था। अच्छा, फिर जब आप पुलिस में आ गई, IPS आप बन गई, क्या उस समय जब पहली पोस्टिंग हुई कैसा लग रहा था आपको, और जो आपके साथ में लोग थे वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में? हमारी पुलिस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है, नेशनल पुलिस एकेडमी। तो उसकी वहाँ की ट्रेनिंग इतनी टफ है। आपको वहाँ फिर से हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, रॉक क्लाइंबिंग, सर्वाइवल नाइट्स, जंगल में जाके छोड़ देते हैं, पिट्ठू लेके 30 किलोमीटर चलिए, राइफल लेके 9 किलोमीटर भागिए। तो उसकी वजह से इतना टफ कर देते हैं कि जब मेरी पहली पोस्टिंग नासिक में हुई तो मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, पर थोड़ा डिस्कम्फर्ट था। अच्छा। कि टोटली मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है। पर 1981 बैच ऑफ IPS जिसमें मैं थी, उसमें मैं अकेली लेडीज थी। तो अकेली लड़की होने की वजह से, और बैचमेट सब पुरुष थे, थोड़ी मानसिक तैयारी थी मेरी कि ये मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है। पर पहली पोस्टिंग में मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा। मेरे साथ जो काम कर रहे थे उनको भी मुझे लगता है डिस्कम्फर्ट लगता था। पर एक बार उन्होंने देखा कि मैं भाषा सीखने की कोशिश कर रही हूँ, पंजाब से होके मैं मराठी सीख रही हूँ, मैं काम में इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो फिर मुझे बहुत सहयोग दिया मेरे जूनियर्स ने, मेरे सीनियर्स ने। सबसे ज़्यादा आपको मैं बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा नासिक रोड आउटपोस्ट थी। अच्छा। वहाँ के एक बहुत एज में बूढ़े से एक हेड कांस्टेबल थे, बहुत मन लेके सिखाया उन्होंने मुझे। अच्छा, क्या बात है। तो लेकिन एक बात बताइए, जब उस वक्त आप नई नई ऑफिसर बनी थी, क्रिमिनल से, गुंडों से, चोरों चक्कों से, ऐसा कभी कुछ अजीब सा नहीं लगता था कि मैं? नहीं, अजीब भी नहीं लगता था, डर भी नहीं लगता था। और मैं बहुत अपने SP को बोलती थी, सर मुझे आप रेड्स के लिए भेजिए। उनके मन में थोड़ा सा था। देखिए उस टाइम 83 में जो मेरे सुपरिटेंडेंट थे, उनको लगता था ऑफिस काम कर ले, FIR सीख ले, इन्वेस्टिगेशन सीख ले, ये लेडी ऑफिसर है तो ठीक है। पर रात को हमारे यहाँ बोलते जुगार के अड्डे, मीन्स गैम्बलिंग डेंस को रेड करना, दारू के अड्डों को रेड करना, प्रोस्टिट्यूशन डेंस को रेड करना, उनको थोड़ा
अनकंफर्टेबल लगता था, पर मुझे लगता था ये बेसिक पुलिसिंग है, अगर मैंने आज ये नहीं सीखी तो मैं करियर में डर के ही रह जाऊंगी। तो आप चली जाती थी वहाँ रेड बिल्कुल करने? जाती थी, मैं क्या जिद करती थी। क्या होता था फिर? रेड करती थी, कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए ना, क्या क्या होता था उस वक्त? एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस लगा वो ऐसा था कि मेरी नासिक में जब एक पुलिस स्टेशन से अटैचमेंट थी, अच्छा। तो भद्रकली इस पुलिस स्टेशन का नाम है। तो दिन भर तो मुझे अच्छा सिखाते थे, रेड के लिए लेके नहीं जाते थे। तो मुझे लगा क्या ऐसा है कि दिन भर ठीक से काम करते हैं, मुझे रात को शाम को पुलिस रेड्स के लिए क्यों नहीं लेके जाते। तो उनके मन में क्या था कि अगर ये आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ रेड के लिए आई तो ये मैडम तो जीप में आगे बैठेंगी, तो हमारे इंस्पेक्टर को पीछे बैठना पड़ेगा। ये उनके लिए बहुत ईगो का प्रॉब्लम। बट हमारे इंस्पेक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने देखा कि मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म एंड रैंक इज व्हाट मैटर्स, अगर इनको सीखना है तो मुझे पीछे बैठने में कोई हिचकिटाहट। अच्छा ये बताइए कि जब एक महिला ऑफिसर सामने होती है तो महिलाओं को बड़ी शक्ति और वो मिलता है ना, लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अपना कोई है, सहारा सा लगता है। क्या आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा ऐसी विमेन ऑफिसर्स होनी चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा की बात आजकल हम लोग कहते हैं कि साहब महिलाओं को हम कैसे सुरक्षित करें, क्या आपको लगता है कि लेडी पुलिसिंग उसमें बहुत? बिल्कुल। अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, इंटरनेशनल सेमिनार था ऑन वुमेन ऑफिसर्स, हमारी पुलिस एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने वहाँ ये प्रूव करके दिखाया कि जहाँ जहाँ महिलाओं की संख्या पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़ रही है तो एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है। बोलते हैं 35% विमेन पुलिस ऑफिसर्स आई कि पुलिस डिपार्टमेंट का कल्चर बदलता है, महिलाओं का कंफर्ट लेवल हाई होता है। आज आप देखिए महिला कितना भी आपने सेंसिटाइज किया परंतु अभी भी वो पुलिस स्टेशन में जाने को तैयार नहीं है। अगर ये टिपिंग पॉइंट मींस 30 to 35% महिलाएं पुलिस स्टेशन में काम करने लगी तो इट विल बिकम ए हेल्दी एंड वेलकमिंग प्लेस, और विमेन विक्टिम्स जो हैं वो जाएंगी और अपनी कंप्लेंट लिखाएंगे। हमें मालूम है कि आपने कई ब्रॉथल्स को बंद कराया, आपने सील करा दिया उन्हें। हमें मालूम है कि आपने कई सेक्स स्कैंडल्स को भी आपने काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया। और आप कैसा था वो एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर से वहाँ पे जो महिलाएं और लड़कियों की जो हालत थी उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दो इंस्टेंसेस मेरे दिमाग में आते हैं। एक 93-94 में जलगांव सेक्स स्कैंडल हुआ था महाराष्ट्र का। उसमें अबाउट 100 गर्ल्स वर वेरी अनहैप्पी एंड दे मेड लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स कि हमारे पे अत्याचार हो रहा है। तो मुझे वहाँ गवर्नमेंट ने भेजा, तो ये सच था कि लड़कियाँ बहुत दुखी थी उन पे। स्कूल्स कॉलेजेस में कई लड़कों ने उनका मिसयूज़ किया था। पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि बहुत कम लड़कियां हमको कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में, जिसको बोलते हैं फॉर्मल एफआईआर लॉन्च करने के लिए आई। मेरे पास पर्सनली आके बहुत लड़कियां बोली। तो वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दाखिल करने से चार्जशीट कोर्ट में भेजने तक, कोर्ट में ट्रायल तक, ये दिखा कि गर्ल्स गो थ्रू ए वेरी सेंसिटिव फेज इन देयर लाइफ। फैमिलीज उनको बहुत बार सपोर्ट नहीं करती हैं। इसलिए कोर्ट में केस चलने के टाइम पे भी वो हॉस्टाइल हो जाती हैं। जो उन्होंने एफआईआर दिया उसके हिसाब से नहीं बोलती हैं। सो ये केसेस बहुत सेंसिटिव हैं। अगर और महिला अधिकारी कर्मचारी आए पुलिस में तो इनको हम बहुत सेंसिटिवली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और कन्विक्शन रेट जिसमें आरोपियों को शिक्षा होगी, मींस पनिशमेंट होगी, उसका रेट भी बढ़ सकता है। और पुणे पुलिस कमिश्नर जब मैं थी 2010-2012 2 साल में, अब महिला ऑफिसर्स जो हैं वी फील वेरी स्ट्रांगली फॉर कॉज ऑफ विमेन। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत एक सीरियस इशू है। और पुणे में ब्रॉथल्स में बहुत लड़कियों को स्पेशली अंडर एज लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो मैंने एक मन में ठान लिया था, और मेरे साथ एक पूरी टीम थी। उसमें बर्गे सर थे, बिडवे मैडम थी। हमने ठान लिया कि जीरो टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। हम सब तो दुनिया नहीं बदल सकते, पर ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स इज समथिंग विच एज कमिश्नर ऑफ पुलिस आई कैन कंट्रोल। तो हमने 22 ब्रॉथल्स को सील किया। इट्स ए ह्यूज प्रोसीजर। यू हैव टू नॉट ओनली रेड,
रेड से ही ख़त्म नहीं होता, उसके बाद बहुत लीगल पेपर वर्क है। बट ये हमारे इंस्पेक्टर बर्गे, हमारे पास एपीआई थी बिडवे मैडम, इतना हार्ड वर्क करते थे। भोसले हमारे हेड कांस्टेबल थे, तो मैं तो टीम हेड थी जी। पर बिकॉज ऑफ दिस गुड टीम वर्क जी, तो हम ब्रोथल्स को सील कर पाए। जी, कहने का मतलब ये कि अगर ज़िंदगी में आप बदलाव करने की इच्छा रखते हो तो आप कर सकते हो जो भी प्रोफेशन आप करते हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तेजस्विनी में और हाजिर होंगे हमारी आज की तेजस्विनी से हम बात करेंगे। हमारे साथ आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवनकर मौजूद हैं। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. तो आज तेजस्विनी में हमारे साथ डीजी पुलिस लीगल और टेक्निकल महाराष्ट्र मीरा चड्डा बोरवनकर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मीरा जी। तो हम आपकी पूरी ये कहानी सुन रहे हैं और हमें मालूम है कि आप पुणे की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी। वो एक्सपीरियंस कैसे था जब आप बिल्कुल बॉस होती हैं, टॉप पे होते हैं, लोगों के साथ और ख़ास तौर से एक महिला पुलिस ऑफिसर के साथ और वो भी पुलिस के अधिकारी के साथ, किस तरह का रवैया लोगों का, पब्लिक का रहता है? देखिए, मैं लीडर सर्वेंट लीडर फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है लीडरशिप इज़ नॉट एन ईगो किक, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जब आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और जब मैं कमिश्नर बनी तब तक मेरे ऑलरेडी 25 इयर्स इन सर्विस हो गए थे। महाराष्ट्र के लोगों को पता था कि मैं एक ऐसी ऑफिसर हूँ। इतने बड़े संख्या में महिलाएं मेरे को मिलने आई और हर रोज मिलती थी, बट इसमें पुरुष भी बहुत संख्या में आते थे। तो मैंने हर रोज दिन में 4 से 5 1 घंटा विजिटर्स के लिए, कोई भी सिटीजन मेरे पास आए मुझे मिल सकता है, ये एक टाइम रखा था। उसका पुणे के नागरिकों ने बहुत फ़ायदा लिया। और देखिए, हमने एक अभियान चलाया, उसका नाम रखा पुणे पुलिस विद्यार्थी अभियान। अच्छा। क्योंकि हमने देखा पुणे इज़ अ सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए पुलिसिंग में। तो उनको हमने पुलिस स्टेशन में इंटर्नशिप दी, आप आइए देखिए। और नीलम जी, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो विद्यार्थी वर्ग ही है, और वो पुलिस के काम की उनको इतनी नॉलेज नहीं, पर क्रिटिसाइज करने में वो बहुत माहिर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हर पुलिस स्टेशन में हमने उनको इंटर्नशिप दिया। एक हफ्ते का शुरू किया, उन्होंने कहा नहीं आप इसे एक्सटेंड कीजिए 10 दिन का, फिर 15 दिन का। पुणे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर चित्रे सर, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और उदाहरण के लिए लड़कियों को हमने डे इंटर्नशिप दिया था। उनका फीडबैक था कि गर्ल्स कहती है नहीं, हमको नाइट राउंड में जाना है पुलिस के साथ। अच्छा। तो पुणे की जो लड़कियां थी, स्टूडेंट्स थी, कॉलेज स्टूडेंट्स, ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, क्योंकि हमको लगा स्टूडेंट्स जो स्कूल के हैं उनका शायद इतना मैच्योरिटी लेवल ना हो। लड़कियां नाइट राउंड में हमारे साथ जाती थी। हड़पसर पुलिस स्टेशन में 2 विद्यार्थियों ने हमको एक चेन स्नैचर पकड़ के दिया। क्या बात है। तो पुणे में एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो मोहल्ला कमेटी हैं उनको थोड़ा सबलीकरण, हमने उसका नाम दिया। अच्छा। उसमें पब्लिक ने हमारी बहुत मदद की। एक हमने और कार्यक्रम शुरू किया, स्टडी सर्कल्स। अच्छा। और पुणे के नागरिकों को रिक्वेस्ट की, आइए आप हमारी नॉलेज बढ़ाइए, पुलिस की नॉलेज जहाँ कम पड़ती है हमारी मदद कीजिए। उसमें बहुत हमको स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट्स मिले। तो एज सीपी पुणे मेरा यही सक्सेस था कि मैं नागरिकों को महिलाओं, हाँ बिल्कुल, जोड़ पाए। केवल महिलाएं नहीं, विद्यार्थी, एल्डरली, सब ने हमारा साथ दिया। अच्छा, हमें मालूम है कि आप मुंबई में जॉइंट सीपी जब जिस वक्त थी तो क्राइम से आप क्राइम देखती थी। क्राइम की जब हम बात करते हैं और मुंबई की बात करते हैं, आतंकवादियों की बात होती है और जिस तरह का यहाँ पे क्राइम का रहता है, आपको कभी मतलब उनके साथ सामने खड़े होने में कोई हिचकिचाहट या कोई इस तरह की परेशानी का सामना कभी करना पड़ा क्या?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब तक मेरे 20 साल हो गए थे सर्विस में और डे 1 से वी इंटरेक्ट विद क्रिमिनल्स। अभी मैं एडीजी प्रिजन्स भी थी, कारागृह विभाग की मैं प्रमुख थी। मैं आपको बताती हूँ, मैं कभी भी क्रिमिनल को या आरोपी को आरोपी नहीं सोचती, वो एक व्यक्ति है। और 90% ऑफ जो क्रिमिनल्स हैं हमारे कारागृह में, उनका एंगर मैनेजमेंट वाज एन इशू और वो भावनावश होकर उनके हाथ से क्राइम हो गया। और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, वो जो है वो रैंक को देखता है, तो वो महिला है या पुरुष ये नहीं देखता, उसको पता है मैडम जॉइंट कमिश्नर क्राइम है और इनके हाथ में क्या क्या पावर्स हैं, लीगल पावर्स हैं, ये सब उनको पता रहता है। इसलिए मुझे कभी, शायद मैं पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ इसलिए मुझे डर तो कभी लगा ही नहीं। एंड इन्वेस्टिगेशन इज ए हाईली प्रोफेशनल टास्क। बाय द टाइम आई बिकेम जॉइंट कमिश्नर क्राइम मुंबई, मेरे को मेरे काम का अच्छा नॉलेज था, काम करने की तैयारी थी, इसलिए मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा। एंड इट वाज लाइक अ डॉक्टर्स जॉब। You are professional, you are a surgeon, so you are basically doing this to clean the society. अगर आपने ये बैंड रखा तो ऑर्गेनाइज क्राइम को भी पता रहता है ऑफिसर कौन है, क्या काम करता है, व्हाट इज हर और हिज कैपेसिटी, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन हमें मालूम है कि जैसे आपने कारागृह की बात की, आप पुणे में आप उसमें थी। अक्सर लोग कहते हैं कि फांसी की सज़ा जब होती है और जिस तरह से हैंगिंग होती है, उसको कैसे एक महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष, शायद उसको वो कैसे लेती होगी या क्या वो ऐसा हो सकता होगा उसके आगे। लेकिन हमें मालूम है कि आपके सामने ऐसी हैंगिंग्स हुई। हाँ, देखिए नीलम जी, मैं कसाब और याकूब मेमन दोनों के हैंगिंग पे मैं पर्सनली वहाँ थी, परंतु मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक महिला हैंगिंग पे कैसे खड़ी हो सकती है। कई लोगों ने मुझे पूछा, अरे आप बेहोश नहीं हो गए? इट इज़ अ लीगल ऑर्डर, इट इज़ अ कोर्ट ऑर्डर एंड आई एम डूइंग एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट माई ड्यूटी। अगर आप ऐसा सोचें तो महिला और पुरुष में किसी भी तरह का फर्क नहीं है। तो एक तरफ इतनी टफ जॉब कि आप हैंगिंग्स देख रही हैं, आप क्रिमिनल्स को पकड़ रही हैं, आप तमाम तरह के काम करें, दूसरी तरफ एक घर भी होता है। बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि घर बहुत सफ़र करता है अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो। आपके साथ क्या हुआ? एक तो आई एम वेरी लकी, मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर बोरवनकर, वो बहुत हेल्प किया, उन्होंने बच्चों को बड़ा करने में भी बहुत क्या वो भी इसी प्रोफेशन में? ही इज़ फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS अधिकारी हैं। अच्छा। उन्होंने बाद में छोड़ने के बाद उनका अपना सॉफ्टवेयर का एक कंपनी है उनकी, उन्होंने बहुत मदद की। और मेरे को ऐसा लगता है बहुत फ्रैंकली कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन इन ए गुड होम लाइफ एंड इन ए गुड प्रोफेशनल लाइफ। तो मुझे कुकिंग का शौक है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ खुश रहते हैं कि मम्मा कुकिंग भी कर देती है। अब तो बड़े हो गए, पर उनको स्लोली ये आदत थी कि माँ रात को बाहर जाती है, कभी रात मिडनाइट भी बाहर जा सकती है और कई बार 2-2, 3-3 दिन बाहर रहती है। तो ये अचानक उनकी कंडीशनिंग नहीं हुई, बचपन से ही वो देखते थे, तो दे वर यूज्ड टू दिस। और लेटली आई रियलाइज कि जब बड़े हुए दे ऑल्सो बिकेम वेरी प्राउड ऑफ देयर मदर। सो आई थिंक सिंस देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, बच्चे भी टाइम के साथ वर्किंग मदर्स के बारे में एडजस्ट हो सकते हैं एंड कोऑपरेटिव हस्बैंड ये होना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना गाड़ी चलती नहीं है। बिल्कुल। जी, तो ये तो गाड़ी तो अभी चल रही है और हमें मालूम है कि आपने अभी LLB भी कर लिया है, तो अभी आगे भविष्य में क्या सोचती हैं आप? सर्विस से जाने के बाद क्या करेंगी आप और कैसे अपना भविष्य देखती हैं? अब देखिए, आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, पर मेरे लिए क्राइम और इन्वेस्टिगेशन इज़ माई ब्रेड एंड बटर। तो मुझे लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट मैं सिंस मैंने लॉ किया है तो आई कैन हैव माई ओन कंसल्टेंसी। मुझे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अलावा उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं उसके बारे में बहुत नॉलेज, मुझे लगता है मुझे नॉलेज है। उसका अगर फ़ायदा हो तो उसका मैं फ़ायदा उपयोग करना मांगूंगी और उसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ करना मांगूंगी। विमेन विक्टिम्स पुलिस स्टेशन तक ही पहुंच नहीं पाती और पहुंच गई तो कोर्ट उनके लिए एक बहुत ओवरपावरिंग, ओवरवेलमिंग एटमॉस्फेयर होता है। तो
बिसाइड्स कंसल्टेंसी मैं महिलाओं के लिए ज़रूर इस क्षेत्र में कुछ करना मांगूंगी। और महिलाओं के लिए आप ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगी, और वो महिलाएं जो कि कहीं दूर दराज गांव में, देहात में, कस्बे में बैठी हैं, उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगी आपकी, उन्हें लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे एक बार, मैं एक छोटे से गांव में थी, लोनद, सातारा जिला में, तो वहाँ मुझे 2-3 लड़कियां मिली, बोली मैडम आप तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी और आप IPS में आ गई। जब मैंने बताया कि मैं तो तालुका जगह में थी, 5 किलोमीटर मैं और मेरी बहन रोज साइकिल चला के जाते थे, हिंदी मीडियम स्कूल था, तो एकदम दे वर वेरी सरप्राइज। तो मैं ये कहना मांगूंगी कि आपके मन में एम्बिशन होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, और आप इसमें मत पढ़िए कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, अच्छे स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, आजकल तो नेट पे भी बहुत एजुकेशन मिलता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। हाँ, नेगेटिव मेरे पास ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कर सकती, उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग, क्लियर एम्बिशन एंड डिजायर टू वर्क हार्ड। शॉर्टकट्स में कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करके अच्छा दृष्टिकोण, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण लेके आगे अगर आप बढ़ने की तैयारी हो, तो महिलाएं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, पर इसमें घर का एटमॉस्फेयर और माता पिता का सहयोग ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बीरा जी। हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी मीरा चड्ढा बोरवनकर, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।